थर्मल एनर्जी जो है दैट हैज नथिंग टू डू विद सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो बाय डूइंग फ्यूजन रिएक्शंस, इट हैज नथिंग टू डू विद बर्निंग। यहाँ पे बर्निंग नहीं हो रही, फिजन रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, बट हम बर्न नहीं कर रहे यूरेनियम रॉड्स को, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो यस सर। डोंट कंफ्यूज इट विद बर्निंग कोल ऑयल और गैस। ओके, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, उसको आप वापस उससे आगे के प्रोसेसेस सारे सेम वही हैं। सो यू हैव द सेम थिंग ओवर हियर, जो वहां पे भी था। ये क्या है आपका, यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, ये बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम बन रही है, स्टीम से टरबाइन, और टरबाइन से ऑल्टरनेटर जिसको लिखा हुआ है ये आपका जनरेटर है। तो सेम वही चीजें आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपने वहां बातें लिखी थी वही कॉपी हो जाएंगी। क्या लिखा था आपने उधर, क्या काइनेटिक लिखा एनर्जी ऑफ था? स्टीम। steam। और फिर उसके बाद बात आ जाएगी उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि जनरेटर की है। तो ये हमारे पास सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हमने डिस्कस कर ली कि एनर्जी ट्रांसफर्स क्या होगा, राइट। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोसेस भी हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फर्दर कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस। वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि a very small amount of a very small amount of uranium can release a lot of energy. ओके, और इसके क्या एडवांटेजेस आपको नजर आते हैं, व्हाट डू यू थिंक? यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, तो स्टेल्स फॉर लॉन्ग टाइम। सो इज दैट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एडवांटेज भी हो सकता है। देखो, यूरेनियम आपके पास रहेगा, वो तो वैसे भी आप उसको माइन कर लोगे, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। दैट इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज जो आप डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि उससे होगा ये कि जब आप इसको डंप करते हो, इसके न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट को जब आप डंप करते हो, तो इट स्टेज रेडियो एक्टिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, विच मीन्स कि वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो डंप करने के बाद भी उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, विच आर ऑब्वियसली डेंजरस टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज द ह्यूमंस। तो इसलिए वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है जो इसके अंदर आप रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप करते हो, तो ये डिसएडवांटेज में आएगा एक्चुअली, वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। अब वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी के बाद दूसरी चीज ये थी कि ये बहुत क्लीनर है, दिस इज अ लॉट क्लीनर। इसमें डज नॉट कोई एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, you don't get any greenhouse gases, you don't get any global warming out of it। okay, अब इसके एडवांटेजेस की डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अब उसमें सबसे पहले वही चीज आएगी जिसका आपने जिक्र किया। सो हम बात ये करेंगे द वेस्ट द वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज रेडियो एक्टिव and has a long half life। So it रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है, इट एमिट्स रेडियो एक्टिविटी। हार्मफुल रेडिएशंस एमिट होती है ना इसमें से, जिसमें हमने अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को डिस्कस करना है, आपने पढ़ लिया अपने स्कूल में। इट एमिट्स हार्मफुल रेडिएशंस in the environment। okay, therefore
डंपिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब ये जो आपको उसको डंप करना पड़ेगा, इट मींस यू हैव टू डू इट वेरी फार अवे फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन। आप किसी सिटी के आसपास डंप नहीं कर सकते जहाँ पे लोग रहते हैं, कहीं पानी में, किसी रिवर में, किसी लेक में, कहीं भी नहीं डाल सकते। एंड एक्चुअली यू हैव टू dig very deep holes into the ground in order to do it, which is a very expensive process, right? So dumping radioactive waste is a very expensive process, and if you don't do it properly, it can cause a lot of problem for many years to come, और वो खत्म नहीं होता फिर problem, वो रह जाता है, and then you have to abandon entire cities and stuff, ठीक है? ओके, इसके बाद और क्या हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है? मेन डिसएडवांटेज इसका यही है सबसे ज्यादा, ठीक है? दैट्स अबाउट इट। ऑल्दो एक्सीडेंट्स आर रेयर, एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, इनके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, बट इन रियलिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर एक्चुअली लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स देन नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट्स। बट जब वो एक्सीडेंट होते हैं, so they are so devastating कि actually have to just leave whole cities and move people to other countries and stuff, because अब वहाँ पे वो एरियाज जो हैं वो इनहेबिटेबल होते हैं। शर्नोबिल जो है उसके जो डिजास्टर है, उसके ऊपर पूरा सीजन है HBO पे, और वो आप गूगल पे कर सकती हो, द होल डिजास्टर। एक पावर प्लांट था जहाँ पे एक्सप्लोजन हो गई थी ड्यू टू सम एक्सीडेंट, एंड देन द होल सिटी ऑफ प्रिपियत, जो कि यूक्रेन में आता है, प्रेजेंट डे यूक्रेन में, वो पूरा जो है वो अबेंडन है अभी तक। नो वन लिव्स देयर, दिस ह्यूज सिटी, no one lives there because वहाँ पे accident हो गया, that's full of radiation, you can't live there because you will never stay healthy, eventually you will get some disease due to radiation and you will die. So although accidents are rare, but when they occur, they can render entire cities inhabitable मतलब आप वहाँ पे रह ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज। इसमें सबसे पहले हम सोलर को ले लेते हैं, सोलर बड़ी कॉमन, ठीक है? सोलर एनर्जी जो है उसको आप कैसे यूज करते हो? एनर्जी reaches earth from the sun in the form of heat and light. टेक्निकली ये तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन और यूवी लाइट, ठीक है? लेकिन अभी इसको ओवर सिंप्लीफाई करके बस लिख देते हैं हीट और लाइट। सोलर सेल्स जो कि सोलर पैनल्स में होते हैं, राइट? सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट दैट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यही है, सिंपल। यू डोंट हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ हाउ इट हैपेंस, सिंपल सी बात है बस। अब सारी बात यह है कि सोलर एनर्जी जो है इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, रिन्यूएबल है, राइट? सो यू विल नेवर रन आउट ऑफ इट, ऐसे ही है? Yes. और कोई एडवांटेज? विल नेवर रन आउट। और कोई एडवांटेज? पोल्यूशन नहीं होती, राइट? नॉन पोल्यूटिंग, इसको कोई फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सच प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? आई गेस दैट्स अबाउट इट। डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं जरा। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके आपके ख्याल में? Expensive to install. Well, that could have been a valid point 5 or 10 years ago, but now you might have seen it in Lahore as well कि हर तीसरे चौथे घर में लगे हुए ही होते हैं। Even in your street probably someone might have it, है लगे हुए कहीं घर पे आसपास किसी के, देखें?
घरों लगे में। हुए हैं सर बहुत सारे। तो फिर इसका मतलब है इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव रियली, मतलब कि जितना पहले एक्सपेंसिव होते थे अब उस तरह नहीं है। सो इट्स नॉट रियली अबाउट एक्सपेंसेस दैन। वेल, और क्या फिर हमारे पास इसका डिसएडवांटेज हो सकता है? डिसएडवांटेज था क्या? वेदर वेदर अफेक्ट कर सकती है, जैसे अगर क्लाउड्स हो तो सनलाइट ब्लॉक हो जाती लेवल नहीं है। वेरी गुड। सो डिपेंड्स ऑन वेदर एंड सनलाइट। इसका मतलब है कि रात के टाइम तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद ये है कि इट वॉजेंट रियली एफिशिएंट बैक देन, बट हाँ अब आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है सौर पावर प्लांट्स की। सो अगर इतना बड़ा कोई वो इशू नहीं है। दैट्स इट आई थिंक। इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, इसके बाद आ जाते हैं विंड के ऊपर। सो एक काम करते हैं, एक छोटी सी पिक्चर भी इसकी डाल दें। इनफैक्ट आपकी बुक में जो इन्होंने पिक्चर डाली हुई है ये पाकिस्तान में ही पावर प्लांट है, कायदे आजम सोलर पावर प्लांट, विच इज़ अपना क्या नाम है, बहावलपुर में, राइट। बट ऑब्वियसली इसका ये एडवांटेज है कि आप नॉर्मल घरों में भी इसको लगा सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स। आपको अलाउड है कि आपने घर पे भी लगा सकते हैं इंडिविजुअली, सो यू कैन सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और उससे मुल्क का भी फायदा है, बिकॉज उतना ही कम ऑयल और गैस से एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं विंड के ऊपर। विंड, अब इसके अंदर क्या होता है? यू बेसिकली हैव विंड टर्बाइंस। कहाँ है टर्बाइंस? ये रहे आपके पास विंड टर्बाइंस। So how do you produce electricity from them? Think about the energy changes that will occur. सोचो जरा। है सर। क्या उसके एनर्जी? ब्लेड की काइनेटिक एनर्जी जो राइट, विंड से मूव होते हैं। राइट, सही 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 सही। तो इसका मतलब हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड is used to rotate wind turbines. टर्बाइंस रोटेट होंगे तो उससे बिजली कैसे बनेगी? जनरेटर से। एग्जैक्टली, टर्बाइंस then rotate, they rotate generators. Exactly. Turbine then rotate generators which produce electricity. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे भी कि जनरेटर काम कैसे करते हैं, सिंपलर डिजाइन ऑफ एसी जनरेटर्स हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारे विंड पावर प्लांट। अब इसका भी एडवांटेज, एटलीस्ट वो ही दो एडवांटेज जो हमने वहां पे लिखे थे, यहाँ पे भी कॉपी हो सकते हैं। रिन्यूएबल है और नॉन पोल्यूटिंग है, राइट। आई गेस दिस अप्लाइज टू विंड एज वेल। इसमें कोई शक नहीं कि ये हम आराम से कॉपी कर सकते हैं, राइट। रिन्यूएबल है, विल नेवर रन आउट, एंड नॉन पोल्यूटिंग। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? डिपेंड्स ऑन विंड। एग्जैक्टली, सो अगेन वही बात कि आप हर जगह पे नहीं लगा सकते। यू कांट रियली इंस्टॉल विंड टर्बाइंस एनीवेयर इन एनी सिटी। वेदर डिपेंडेंट है। weather dependent, so not very reliable, but although कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे wind जो है वो continuously blow करती है, और वहाँ पे हर वक्त जो है wind speed बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे wind turbines लगे हुए हैं। जैसे सिंध में कराची और हैदराबाद के बीच में आप ट्रैवल करें तो जिम्पीर एक लोकेशन आती है, वहाँ पे बहुत सारे wind turbines आते हैं। सो इफ यू एवर ट्रैवल बाय रोड टू कराची और बाय ट्रेन, तो वो पूरा एरिया जो है बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे विंड फार्म्स लगे हुए हैं, विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं। वो दैट इज अ होल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इन विंड एनर्जी के अंदर? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि नॉइजी है,
noisy है, and you can say कि destruction of habitat for mostly for birds, or you might have to clear out a forest या कोई बहुत open area आपको बनाना है, तो फिर आपको वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे एरियाज जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। बट इस पॉइंट के बारे में मैं बहुत 100% श्योर नहीं हूँ, तो आई विल नॉट राइट इट डाउन, क्योंकि आई थिंक 2 पॉइंट्स मोर देन इनफ है, कहीं पे आपको 2 से ज़्यादा तो लिखने नहीं पड़ेंगे। बट ये बात है कि नॉइजी हैं, तो दैट इज डेफिनेटली अ डिसएडवांटेज, इसको हम मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेव एनर्जी। वेव एनर्जी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स। सी के अंदर आप कोई भी चीज रखोगे तो आपको पता है वो ऊपर नीचे फ्लोट करेगी, राइट। So the rise and fall of sea waves is used you design some kind of clever engineering, ठीक है। इसके मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाता हूँ। वो सी वेव जो है उसको एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं इन सम फॉर्म ऑफ रोटरी मोशन और रोटेशन। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रोटेशन, ठीक है। थ्रू क्लेवर इंजीनियरिंग। सो आपने जब रोटेशन प्रोड्यूस कर दी तो आपको पता है देन व्हाट कैन यू ऑलवेज डू, you can always turn a generator. This rotation can be used to turn a generator, because generator needs rotation, right, which can generate electricity. ओके, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आप बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यू कांट प्रोड्यूस लार्ज स्केल एनर्जी, लाइक बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट, यू कांट पावर एंटायर सिटीज विद इट, ठीक है। तो छोटे छोटे सिस्टम्स बना सकते हैं स्मॉल कम्युनिटीज को पावर करने के लिए, बट यू कांट प्रोड्यूस बिग पावर प्लांट्स विद द सिस्टम, ठीक है। सो दैट्स अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज वही है कि इट्स रिलेटिवली क्लीनर एंड इट्स रिन्यूएबल, सो इट विल नॉट रन आउट। ये तो एडवांटेज हर जगह ही कॉमन है, जितनी भी आपके पास रिन्यूएबल है। इसके बाद हमारे पास टाइडल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आ जाती है। काम करते हैं हम थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू करते हैं टेक्स्ट बुक से ही, ताकि हम जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो गो थ्रू कर सकें और डायग्राम्स हम जो है जल्दी देख सकें। और फिर उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम क्लोज आउट कर देंगे। बहुत सिंपल है, अपनी टेक्स्ट बुक से या किसी भी टेक्स्ट बुक से आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो तो बहुत ईजी है। अब आ जाती है टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल, इससे आप टरबाइन को टर्न करो और टरबाइन एनर्जी से, टरबाइन से आप जनरेटर को टर्न करो, ये आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो स्कीम होती है। डैम में आप रखते हो। अब ये चीज़ हमने कहाँ देखी थी, ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रोसेस पढ़ लिया था इस चैप्टर के अंदर। कहाँ पढ़ा था, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ। सो लेट्स क्विकली सी कि वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेंस क्या हो रही है। हियर इट इज, ये हमने देख लिया था। क्या किया हुआ है आपने, रिजर्वॉयर में डैम के पीछे पानी स्टोर किया हुआ है, दैट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर एज इट गोज डाउन दिस पाइप। पाइप जो है वो टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन के पास काइनेटिक एनर्जी है, टरबाइन से जनरेटर रोटेट होगा और जनरेटर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। ऑब्वियसली इसमें वेस्टेजेस भी हैं, हर फॉर्म ऑफ पावर प्लांट के अंदर, हर फॉर्म ऑफ रिसोर्स के अंदर वेस्टेजेस होंगी, बट अगेन वही बात है कि वो तो हर जगह ही होती है। तो हमें ये भी समझना है किसके एडवांटेजेस क्या हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के या टाइडल एनर्जी के क्या एडवांटेज हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं बेटा कि अगेन इससे एयर पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होती, एयर पोल्यूशन नहीं होती, बट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट वाली जो आपने बात की थी वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई होती है। इफ यू बिल्ड अ बिग डैम अक्रॉस अ रिवर, तो फिश का जो हैबिटेट है विच यूज्ड टू स्विम अक्रॉस दैट place across that river are not going to be able to do it,
तो उनका वो हैबिटेट तो एक तरफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। जब पाकिस्तान में मंगला और तरबेला डैम बने थे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस came under that reservoir and those people were basically just asked to leave. गवर्नमेंट ने उनको कॉम्पेंसेट किया, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा भी शिफ्ट हो गए उस टाइम पे। शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो, पाक स्टडीज में यस पढ़ा है। बिल्कुल ये बात है। सो उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, नॉट जस्ट ओनली फॉर ह्यूमंस बट आल्सो फॉर अदर वाइल्ड लाइफ एंड आपकी जो मरीन लाइफ है, राइट। इसके बाद आपने शायद ये भी पढ़ा हो जियोग्राफी के अंदर कि आप बहुत बड़े बड़े जब डैम बनाते हैं तो नीचे जहाँ पे रिवर सी से मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो है वहाँ पे वो भी अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं उसके ओवर द ईयर्स, राइट। ये भी शायद पढ़ा हो जियोग्राफी में। सो ये सारी बातें यहाँ पे छोटी छोटी ब्रीफली डिस्क्राइब की हुई हैं, और आपकी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से क्रॉस करिकुलर लिंकेजेस भी हैं तो वहाँ पे उसको डेफिनेटली आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो एनी सेंसिबल आंसर्स इफ दे आस्क फॉर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस विल अप्लाई। एंड देन जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है बेटा? कोल्ड वाटर इज पम्प्ड डाउन अ शाफ्ट इनटू हॉट रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ में हॉट रॉक्स कहाँ पे होती हैं? डेफिनेटली गूगल आइसलैंड। आइसलैंड जो है दैट इज नियर यूके, यूरोप के थोड़ा सा ऊपर और लेफ्ट साइड पे, वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल, इज अ यस कंट्री सर, आई नो। which has a lot of volcanic regions। और क्योंकि volcanic regions जो हैं वहाँ पे बहुत सारा लावा है तो अंडरग्राउंड बहुत सारी रॉक्स हैं which have a lot of heat stored in them, so you can pump the water down into those rocks and then when it comes up it can basically return as steam because that heat basically just boils the water, and then you can again use that steam to drive a turbine and the turbine can drive a generator to produce electricity, या आप डायरेक्टली उस हीट को यूज कर सकते हो टू हीट बिल्डिंग्स, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है, तो आइसलैंड में बहुत सर्दी होती है, सो डेफिनेटली they can use that heat to just produce radiators and heaters for buildings, ठीक है, जो कि स्टीम पे चल रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आ कहाँ से रही है? अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनसाइड द अर्थ देयर इज रेडियो एक्टिव रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एंड दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दैट हीट, ठीक है। अगेन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, देखो यहाँ पे भी आइसलैंड का जिक्र आ रहा है बट ऑल्सो न्यूजीलैंड एंड यूएसए, यहाँ पे भी ये जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। और आइसलैंड में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बायोफ्यूल्स और वेजिटेबल फ्यूल्स, इसके अंदर क्या है? इट इंक्लूड्स कल्टिवेटेड क्रॉप, जिसमें हमारे पास ऑयल सीड आ गया, क्रॉप रेजिड्यूज, सीरियल स्ट्रॉ आ गया, नेचुरल वेजिटेशन गोर्ड्स आ गया, ट्रीज ग्रोन फॉर देयर वुड, जो ट्री ट्रंक है वो भी आ गया है, एनिमल डंग आ गया, सीवेज आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे गैसेस रिलीज होती हैं, राइट। केमिकल एनर्जी, इनके केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे गैसेस रिलीज होती हैं जिनको हम बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। और ये अल्कोहल की फॉर्म में भी इनको स्टोर किया जा सकता है। मीथेन गैस रिलीज होती है जिसका आप पहले पूछ रही थी। बायोफ्यूल्स स्पेशली काउ डंग से बहुत सारी मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। एंड मीथेन गैस एज यू नो हमारे घर में चूल्हों में भी यूज होती है, स्टोव में। मीथेन गैस इज फ्लेमेबल, सो ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट एज एनर्जी, स्पेशली स्मॉल कम्युनिटीज में, विलेजेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। इसके बाद इसको बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, फर्मेंटेशन के लिए, और जो लोग वाइन बनाते हैं वो सारी चीज़ें इस चीज़ों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो बायोगैस जो है वो बन रही है, और बायोगैस जो है वो इन सारी चीज़ों से रिलीज होती है और उसको आप डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली कुकिंग एंड हीटिंग का जो है वो उसका मेन यूज़ है। मेन यूज़ कुकिंग और हीटिंग ये है बिकॉज हम जो बर्निंग वो बिकॉज इट्स फ्लेमेबल, ठीक है। और स्मॉल स्केल पे यूज़ होती है, वो बहुत बड़े बड़े आप इससे कोई पावर प्लांट्स नहीं बना सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सम कार्स will also be able to use biofuels, और ब्राज़ील में उनका यूज़ भी है, ब्राज़ील में उनका यूज़ भी है। So I don't know how their engines are designed, but they're definitely using that gas to run their engines, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मीथेन गैस से इवन जनरेटर बनाया हुआ है, यहाँ पे इंडिया के अंदर किसी स्मॉल विलेज के अंदर, you can see it's a small village and they are able to store all of that methane gas and then it is somehow used to actually run a generator as well, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। पावर स्टेशंस के हमने डिज़ाइन ऑलरेडी बीच बीच में डिस्कस कर लिया, हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी और पावर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर के फार्मूला, एफिशिएंसी के फार्मूला, इसके एप्लीकेशन, इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर के पास पेपर्स करेंगे, फिर हम प्रेशर करेंगे, हमारा पहला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा विच इज़ अबाउट 40% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।